राइट, वेलकम। तो बेटे इस सेशन में अब स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, जहां तक फास्ट ट्रैक सीरीज का सवाल है। और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वीडियो मैंने अभी हाल ही में अपलोड भी करा था। मैंने ये भी बताया था कि जहां तक इस पर्टिकुलर चैप्टर का सवाल है, देखने में ये आता है कि एग्जामिनेशन में कुछ तो एमसीक्यूज पूछे गए हैं, इसलिए आपको इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो भी थोड़ा अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए एमसीक्यू को फेस करने के लिए। जैसे कि कई बार पूछा गया है वो डेप्रिसिएशन क्या है, डिफाइन डेप्रिसिएशन 1 या 2 मार्क का, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरह से डेप्रिसिएशन की एडवांटेजेस भी पूछी गई हैं। तो ये चीज़ें मैंने सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। डेप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरेटिकल नोट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट। उसके अलावा स्टेट दी फैक्टर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिप्लीशन पे आप नोट लिखें, और एक पे आपसे पूछा गया है क्या बोलते हैं कि नोट ऑन अमोर्टाइजेशन। जहां तक थ्योरेटिकल कॉन्टेस्ट का सवाल है तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैंने बताया था बेसिकली डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन का बेसिकली मतलब क्या है, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता। सपोज मैंने आज एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, लैंड मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, प्लांट या मशीनरी। एज ए क्लियरिटी मान लेते हैं कि इसकी कॉस्ट 5 लाख की है और मैंने एस्टिमेट करी कि इसकी लाइफ 10 साल की है। अब जो फिक्स्ड एसेट की ये कॉस्ट है ना, मेरे को मालूम है कि ये जो कॉस्ट है मैं 10 साल तक इसका इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब हर साल मुझे इसमें से 50,000 रुपये राइट ऑफ करने पड़ेंगे, यानी कि हर साल 50,000 की कॉस्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू? तो डेप्रिसिएशन का बेसिकली मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन अगर कोई आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर द एंटायर लाइफ, यानी कि हर साल में 50,000 की कॉस्ट का इस्तेमाल करूंगा इनडायरेक्टली। इसका मतलब ये है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? सिंपल वर्ड्स में इट इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। पहले तो डेप्रिसिएशन के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए। फिर डेप्रिसिएशन के कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेप्रिसिएशन सिंपल वर्ड्स में एक परमानेंट, कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है। डेप्रिसिएशन हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। डेप्रिसिएशन जो कंप्यूट करा जाता है वो हमेशा इन ए सिस्टमेटिक एंड रैशनल मैनर से करा जाता है, क्योंकि ये कोई सडन लॉस नहीं है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एसेट की वैल्यू कम हो रही है। फिर मैंने बताया डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपायर्ड कॉस्ट है। इसको हम वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं कहते हैं, इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट अमाउंट में कभी भी कंप्यूट नहीं करा जा सकता, वो हमेशा एस्टिमेशन के हिसाब से ही कंप्यूट करा जाता है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिजिकल फैक्टर्स और फंक्शनल फैक्टर की वजह से हो सकता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कहा अभी थ्योरेटिकल नोट्स को अगर मैं देख रहा था कि कौन कौन से चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो डेप्रिसिएशन में से काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, वैसे तो डेप्रिसिएशन के 3 मेन कॉजेज होते हैं अगर ऑनेस्टली से हम बात करें। एक तो फिजिकल वियर एंड टियर, करेक्ट, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, और तीसरा ऑब्सोलिसिस। हालांकि उसके अलावा मैंने कुछ फैक्टर्स और भी लिखे हैं। फिजिकल वियर एंड टियर का सिंपल वर्ड्स में मतलब है जैसे जैसे हम टेंजिबल एसेट्स को, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसमें कुछ वॉर्न आउट होता रहता है, उसमें कुछ स्ट्रेन्स आ जाती है, उनकी इंटेंसिटी ऑफ यूज़ कम हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो उनके उसमें कुछ वियर एंड टियर आता रहता है, तो इसलिए भी उनकी वैल्यू जो है वो कम होती है। तो एक तो फैक्टर है फिजिकल वियर एंड टियर, और दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें मालूम है कि एसेट की वैल्यू जो है वो कम होगी ही होगी। भले ही आज आपने एक नई कार खरीदी है और आपने 1 साल तक उसको यूज़ नहीं करा, लेकिन 1 साल के बीतने के बाद आप कार मार्केट में बेचोगे तो सेम प्राइस पे तो नहीं बेच सकते। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम भी एसेट की वैल्यू डिक्लाइन होती है। और ऑब्सोलिसेंस का मतलब है आउटडेट होना। आपने कोई मशीनरी आज खरीदी, लेकिन अब एक बेहतर टेक्निक वाली मशीनरी आ गई, तो जो मशीनरी आपने खरीदी भले ही वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अब उसकी सेम वैल्यू नहीं रहेगी। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है आउटडेट हो जाना। उसके अलावा ये तो मेन फैक्टर है। उसके अलावा फिजिकल डिटोरिएशन का मतलब है जैसे जैसे, इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर की वजह से भी कुछ डिटोरिएशन होता रहता है, करेक्ट। कुछ ऐसी मशीनरीज होती है जैसे गर्मी के मौसम में, अगर जैसे कंप्यूटर को ही ले लें, करेक्ट, या हम ये जो आईपैड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं इनको ही अगर हम ले लें,
तो इसमें भी एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर की वजह से कुछ डिटोरिएशन आती रहती है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। डिप्लीशन जो वर्ड हम यूज करते हैं वो वेस्टिंग एसिड्स के लिए करते हैं। वेस्टिंग एसिड्स का मतलब होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे क्वेरीज हैं, माइंस हैं, हमें मालूम है कि उनकी एक लिमिटेड वैल्यू होती है। जैसे जैसे हम उनको एग्जॉस्ट करते हैं तो इसका मतलब वो डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। तो ये भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि एक्सप्लेन तो नहीं आया, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये भी आपको मालूम होने चाहिए, कई बार बच्चे इग्नोर करते हैं। टू एसर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट, जाहिर है कि अपने करेक्ट प्रॉफिट को देखने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। मुझे अपनी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को कि एसेट की नेट वैल्यू की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही पता लगेगी। तो टू प्रेजेंट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, और उसके अलावा टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तुमको मालूम है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में वर्ड डेप्रिसिएशन लिखते हैं। बहुत से बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि जब हम पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में जो आइटम्स लिखते हैं, कुछ कैश एक्सपेंडिचर होते हैं और कुछ नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर का मतलब है मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा तो सही, लेकिन इस आइटम के लिखने से हमारी फर्म का कोई कैश कम नहीं हो रहा। यानी कि जो नॉन कैश आइटम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं, बहुत से बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता है। इसका मतलब होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इतना हिस्सा प्रॉफिट का निकाल करके अपने पास रख रहे हैं ताकि कल हम इस एसेट को रिप्लेस कर सके। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से अब हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को देखने के लिए भी डेप्रिसिएशन का होना बहुत जरूरी है। अपने बिजनेस की कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट करी है उसको मेंटेन करने के लिए भी डेप्रिसिएशन का, और उसके अलावा डेप्रिसिएशन का जो खर्चा जब हम पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं, ये तुम आगे के सेशंस, आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि इसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। कोई लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी डेप्रिसिएशन का कंप्यूट होना जरूरी है। तो एटलीस्ट तुम्हें 5 ऑब्जेक्टिव्स मालूम होने चाहिए। स्टेट द ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2 मार्क का एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट ए नोट ऑन डिप्लीशन। अब डिप्लीशन, अभी मैंने तुम्हें बताया कि डिप्लीशन जो वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे ऑयल है, कोल है, टिम्बर है, मिनरल्स है, इनकी एक लिमिटेड सप्लाई होती है। अब जैसे जैसे मैं इनको एग्जॉस्ट करूंगा तो ये डिप्लीट होते चले जाएंगे। डिप्लीट का मतलब कम होते चले जाएंगे। तो डिप्लीशन इज यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, कोल, टिम्बर, मिनरल्स, and it is well known that these resources are limited in quantity and we cannot extract them up to infinite time। तो हमेशा के लिए हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड है। तो वैल्यू ऑफ these resources gets reduced or exhausted as we extract or remove these resources from their sources। तो जाहिर है कि वो कम होते चले जाएंगे। And in this context, is systematic apportionment and allocation of total acquisition cost of natural resources over the period in which revenue is contributed by such resources is called depletion। जैसे एक ऑयल है, मान लेते हैं कि मैक्सिमम हम उसमें से 10,000 बैरल्स ऑफ ऑयल निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये नेचुरल रिसोर्स है। अब जब मैंने 1000 बैरल इस साल निकाल लिया तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि मैंने ये जो टोटल बैरल्स है इसमें से 1000 का कंजम्पशन कर लिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो नेचुरल ये क्या हो गया? डिप्लीशन हो गया, क्योंकि अब केवल 9000 बैरल्स ऑयल ही बचा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में हम वर्ड डिप्लीशन यूज करते हैं। ये भी एक तरीके से डिक्लाइन इन वैल्यू है, लेकिन ये जो वर्ड यूज करा जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करा जाता है। एमोर्टाइजेशन का मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम पहले तो एमोर्टाइजेशन जो वर्ड यूज होता है वो इनटेंजिबल एसेट के कॉन्टेंट्स में होता है, जैसे इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब मान लेते हैं कि हमारी एंटिटी ने कोई ट्रेडमार्क खरीदा और ट्रेडमार्क की कॉस्ट जो है वो 60 लाख रुपए की है, और मान लेते हैं कि इसकी लाइफ 10 साल की है। तो हर साल मैं इसको कितना राइट ऑफ करूंगा? 6 लाख रुपए राइट ऑफ करूंगा। लेकिन ये जो 6 लाख की फिगर मानी जाएगी इसको एमोर्टाइजेशन कहा जाएगा। फिर मैंने तुम्हें यह भी बताया था जब कोई एंटिटी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है तो एंटिटी के पास एक तो तरीका यह है कि डेप्रिसिएशन को हम डायरेक्टली चार्ज कर दें एसेट पर, यानी कि एसेट की वैल्यू को कम कर दें। तो उस केस में मेरी पहली एंट्री तो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और उसके अलावा फिर मेरी दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट।
नो डाउट अबाउट दैट। तो एसेट को भी कम करना है और जो खर्चा है डेप्रिसिएशन का उसको हम राइट ऑफ करेंगे और एसेट्स में जो भी एसेट की बुक वैल्यू होगी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा देंगे। और आपको मालूम है मैंने बताया था एक तरीका होता है कि जब एंटिटी ये डिसाइड करती है कि हम एसेट को कॉस्ट पर ही छोड़ दें और हम डेप्रिसिएशन प्रोविजन बनाएं, तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट ना लिख करके टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखते हैं। यानी कि हमने एसेट को कम नहीं करा, हमने जो डेप्रिसिएशन है उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा कर लिया। अब जो डेप्रिसिएशन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में तो डेबिट करना ही करना है। अब इस केस में क्या होगा कि बैलेंस शीट के अंदर जो तुम्हारा फिक्स्ड एसेट है वो तो कॉस्ट पर ही नजर आएगा, वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही नजर आएगा, और ऑपोजिट साइड में आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। चाहो तो लेस कर करके भी लिख सकते हो, लेकिन जनरल पॉलिसी ये है कि जब प्रोविजन बनता है तो हम उसको अलग से दिखाते हैं। यानी कि यहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम एसेट को कॉस्ट पर ही दिखाएं। लेकिन एट द सेम टाइम इन थियोरेटिकल क्वेश्चंस का आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए अब एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। देखो, आपको मालूम होगा कि जो डेप्रिसिएशन है वो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS डेप्रिसिएशन का जो पार्ट है, पहले एक स्टैंडर्ड हुआ करता था AS6। मैंने बताया था अब AS6 तो खत्म हो गया, जो AS6 के प्रोविजन थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के अंदर समा गए। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 में तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में तो पढ़ते ही हो, यानी कि अपने फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पढ़ते ही हो, टेंजिबल एसेट्स के बारे में, उसके अलावा डेप्रिसिएशन के बारे में भी पढ़ते हो। अब देखने में ये आया, अगर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करूं पिछले 4-5 साल के, तो कहने के लिए तो वो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन हैं, लेकिन टेक्निकली वो जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली AS10 से रिलेटेड हैं। AS10 के अंदर जो डेप्रिसिएशन का हिस्सा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपसे कोई लेजर अकाउंट वगैरह नहीं पूछे गए हैं, केवल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS10 डेप्रिसिएशन के बारे में आपसे पूछा गया है। जस्ट आपको समझाने के लिए ये सारे क्वेश्चन जो पिछले 4-5 साल के अटेम्प्ट किए हैं, जो MTP से लिए गए हैं और क्या बोलते हैं पास्ट एग्जामिनेशन पेपर से लिए गए। अब कहते हैं कि सनशाइन लिमिटेड एक्सपेक्ट्स दैट ए प्लांट हैज बिकम यूजलेस व्हिच इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 20 लाख ग्रॉस वैल्यू। अब सनशाइन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसके पास एक प्लांट है और एंटिटी एस्टिमेट कर रही है जो कि अभी 20 लाख पर यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन एंटिटी को लग रहा है 20 लाख उसकी ग्रॉस वैल्यू का मतलब उसकी कॉस्ट थी, लेकिन एंटिटी को लग रहा है कि अब ये यूजलेस हो गया है। कह रहा है द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन SLM अप्रोच ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ। यानी कि एंटिटी ने जब इस प्लांट को खरीदा होगा 20 लाख का, तो एंटिटी ने उस वक्त एस्टिमेट करा होगा कि जो लाइफ है वो 10 साल की है, और एंटिटी ने उसकी स्क्रैप वैल्यू जो एस्टिमेट करी थी वो 3% की करी थी। अगर मैं अभी तक की लाइन को पढ़ूं तो इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट ऑफ द प्लांट, ग्रॉस वैल्यू का मतलब कॉस्ट थी उसकी 20 लाख की, और 3% ऑफ 20 लाख कितना होता है 60,000। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं तो जो आता है उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट, यानी कि टोटल इतना डेप्रिशिएशन ओवर द लाइफ हमने राइट ऑफ करना है। इसको तुम नेट कॉस्ट भी कह सकते हो, लेकिन इसको हम बेसिकली डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं। 20 लाख कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद ये पता लगता है कि टोटल ओवर द लाइफ हमने इतना अमाउंट डेप्रिसिएशन का राइट ऑफ करना है। अब मेरी लाइफ 10 साल की है, तो 19,40,000 को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब 1,94,000 एक साल का डेप्रिसिएशन होगा। मैंने जैसा कि बताया तो एंटिटी ने जब इस प्लांट को खरीदा था, एंटिटी ने यह सोचा था कि हमारी लाइफ जो है 10 ईयर्स की है। अब वो क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द 7th ईयर। अब नीचे क्वेश्चंस में उसने दिया हुआ है कि एट द एंड ऑफ द 7th ईयर द प्लांट हैज बीन असेस्ड एज यूजलेस। अब 10 ईयर में से जब 7 साल बीत गए तो एंटिटी को यह लग रहा है कि ये प्लांट जो है यूजलेस हो गया है। इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, पहले तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा इन 7 ईयर्स में डेप्रिसिएशन कितना हुआ है। मुझे रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी। रिटन डाउन वैल्यू देखने के लिए इन 7 ईयर्स का डेप्रिसिएशन मुझे देखना पड़ेगा। तो 7 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,94,000 इंटू 7, और उसको मैं 20 लाख की कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा। जो मेरी कॉस्ट है 20 लाख की, उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन 7 साल का मैंने माइनस कर दिया। टोटल कॉस्ट में से जो टोटल कॉस्ट है वो 20 लाख की है, ये ध्यान रखना। 20 लाख में से 1,94,000 इंटू 7 मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे ये पता लग गया कि 7th ईयर के बाद इस एसेट की बुक वैल्यू 6,42,000 की है। लेकिन एंटिटी को लग रहा है कि अब ये यूजलेस भी हो गया।
आगे कह रहे हैं इट इज एस्टिमेटेड दैट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 6,20,000 और एंटिटी को लग रहा है कि अगर हम इसको बेचें तो हमें जो नेट वैल्यू मिल सकती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो 6,20,000 की मिल सकती है। तो इसका मतलब अगर मैं बेचूंगा तो 22,000 रुपये का मेरा नुकसान भी हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द 7th ईयर द लॉस ऑफ 22,642, पहले तो एट द एंड ऑफ द 7th ईयर द बुक वैल्यू विल बी इक्वल टू 6,42 जैसे मैंने बताया, नंबर 1। नंबर 2, जो लॉस हो गया 6,42,000 माइनस 6,20,000 विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट। और एसेट जो है बैलेंस शीट में जो दिखाया जाएगा वो 6,20,000 पर दिखाया जाएगा क्योंकि इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू 6,20,000 है। जब कोई एसेट यूजलेस हो जाता है तो हम उसको बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होती है उस पर दिखाते हैं। तो इसलिए 22,000 का हमें नुकसान होगा, वो पीएनएल में चला जाएगा, बैलेंस शीट में 6,20,000 पर एसेट नजर आएगा। ये चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। फिर कह रहा है Z4 लिमिटेड एक्वायर्ड ए मशीनरी फॉर ₹1,20,000। हमने 1,20,000 की एक मशीनरी खरीदी, उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर की है विद 0 रेसिडुअल वैल्यू। पहले तो कह रहा है कि हमने एक मशीनरी खरीदी 1,20,000 रुपये की। अब 1,20,000 की आपने मशीनरी खरीदी, अच्छी बात है, और कह रहा है उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, लेकिन उसकी लाइफ जो है वो 10 साल की है। इसका मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 12,000 का डेप्रिसिएशन हो गया या नहीं हो गया? हो गया। अब क्वेश्चन में उसने आगे लिखा है कि एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर ड्यू टू प्राइस एडजस्टमेंट द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज इंक्रीज्ड बाय 6,000। अब वो क्या कह रहा है 3rd ईयर के एंड में, पहले तो 3rd ईयर का, अब यहां पर आपको क्या समझना पड़ेगा, देखो इस एसेट की जो कॉस्ट है, इस एसेट की जो कॉस्ट है वो 1,20,000 रुपये है। इज इट क्लियर टू यू? 1,20,000 रुपये में से आपने 3 साल का पहले तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया क्योंकि उसने लिखा है एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। तो आपका डेप्रिसिएशन जो था 1 साल का 12,000, तो 3 साल का 36,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब 36,000 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरे ख्याल से 84,000 की वैल्यू आ जाएगी। ये इसकी बुक वैल्यू है 3 साल के बाद। अब वो कह रहे हैं 3 साल के बाद कई बार किसी कारण से मशीनरी की वैल्यू कह रहा है 6,000 से बढ़ गई। एक तो प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से मार्केट में इस एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब आप पहले तो 6,000 इसमें ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब कह रहे हैं ऑल्सो इट वॉज रीअसेस्ड दैट द मशीन इज यूजफुल फॉर फर्दर 9 more years आफ्टर विच इट विल फेच 9,000 रुपीज। अब 3 साल के बाद देखो, मशीनरी की ओरिजिनल लाइफ तो 10 साल की थी, 10 साल में से 3 साल बीत चुके हैं, लॉजिकली तो 7 years बचने चाहिए, लेकिन 3 साल के बाद हमें लगा कि मशीनरी अभी फ्यूचर में हमें 9 years जो है और बेनिफिट दे सकती है, यानी कि 3 साल के बाद भी आने वाले 9 साल तक ये मशीनरी अभी इसकी यूजफुल लाइफ है। और हमने ये भी एस्टिमेट करा कि 9 साल के ख़त्म होने के बाद ये मशीनरी हम रद्दी के भाव 9,000 रुपये में बेच सकते हैं। यानी कि तीसरे साल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो बुक वैल्यू 84,000 है उसमें प्राइस एडजस्टमेंट तो आप ऐड करेंगे। एक तरीके से ये रिवाइज्ड कॉस्ट मानी जाती है। अब रिवाइज्ड कॉस्ट 90,000 की हो गई, उसमें से आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे। 90,000 में से 9,000 माइनस करा तो 81,000 आप मान करके चलेंगे कि ये आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट है नेक्स्ट 9 years के लिए। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि 81,000 को अब आप राइट ऑफ करेंगे आने वाले 9 सालों में, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 9,000 का हो जाएगा। यानी कि 3rd ईयर तो खत्म हो चुका है, 3rd ईयर के बाद 4th ईयर में आप डेप्रिसिएशन कितना देंगे? 9,000 रुपीज। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? उसने लिखा है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 4 year एंड ऑनवर्ड, यानी कि 4th ईयर में 5th ईयर में आने वाले 9 साल तक हम डेप्रिसिएशन अब 9,000 का देंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि T45 लिमिटेड इज हैविंग ए बिल्डिंग कॉस्टिंग 12 लाख। इनके पास एक बिल्डिंग है जिनकी कॉस्ट 12 लाख रुपए की है। इट इज डेप्रिशिएटेड एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट करना है। कह रहा है एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ इज 10 years एंड रेसिडुअल वैल्यू इज 2 लाख। अब कह रहा है एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ जो है वो कितनी है? 2 लाख की है। पहले तो आपने ऐसे क्वेश्चंस पे करना क्या है, देखे जी, इस केस में 12 लाख रुपए
बिल्डिंग की कॉस्ट है, करेक्ट, और उसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो 2 लाख है, और लाइफ जो है वो 10 साल की है। इसका मतलब 1 लाख रुपए का आपका डेप्रिसिएशन हो गया पर ईयर। अब वो क्या कह रहा है कि एंटिटी एडॉप्ट्स रीवैल्यूएशन मॉडल ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर एंड बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 3 लाख। अब पहले तो आपको समझना क्या है कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी? 12 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की कॉस्ट थी। अब वो कह रहा है इन दी फोर्थ ईयर, तो आपको समझना ये है इन दी फोर्थ ईयर का मतलब है 3rd ईयर के एंड के बाद, क्योंकि 3rd ईयर के एंड के बाद ही 4th ईयर स्टार्ट होगा ना, और 4th ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीटेड ईयर्स 3 हो चुके हैं। तो आप 3 साल का डेप्रिसिएशन पहले तो माइनस कर दें। 3 साल का डेप्रिसिएशन आपने माइनस करा 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3 कर करके आपने देखा कि टोटल डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए का हो गया, यानी कि इस मशीनरी की बुक वैल्यू 3 साल के बाद 9 लाख रुपीस की है। अब वो क्या कह रहे हैं? एंटिटी एडॉप्ट्स रीवैल्यूएशन मॉडल ड्यूरिंग दी फोर्थ ईयर। ड्यूरिंग दी फोर्थ ईयर का मतलब 3 साल के कंप्लीट होने के बाद, तो 3 साल के कंप्लीट होने पर बुक वैल्यू इतनी है। अब कह रहे हैं एंटिटी ने डिसाइड करा कि हम इसको रीवैल्यूएशन मॉडल पर मेजर करेंगे, तो पता लगा कि इसकी वैल्यू 3 लाख से बढ़ गई है। रेसिडुअल रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 3 लाख, तो अपवर्ड्स बाय 3 लाख यानी कि मैं इसमें क्या करूंगा? प्लस अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऐड करूंगा। अपवर्ड रीवैल्यूएशन सिंपल वर्ड्स में मशीनरी की वैल्यू 3 लाख से बढ़ गई। बुक वैल्यू में अपवर्ड रीवैल्यूएशन मैंने ऐड करा, तो ये एक तरीके से मशीनरी की रिवाइज्ड बुक वैल्यू हो गई। लेकिन अब वो ये भी कह रहा है एंड द रेसिडुअल वैल्यू वाज रीअसेस्ड एट ₹3 लाख, और जो रेसिडुअल वैल्यू है इत्तेफाक से वो भी 3 लाख रुपए की है। तो रेसिडुअल वैल्यू 3 लाख मैंने माइनस करी, तो अल्टीमेटली अभी भी 9 लाख रुपए ही बच रहे हैं। कोई बात नहीं, इज इट क्लियर टू यू? तो अब वो क्या कह रहा है? ऑल्सो द रिमेनिंग लाइफ वॉज एसेस्ड एट 10 ईयर्स। लेकिन अब कह रहा है कि 10 साल बच गए हैं लाइफ के, तो 10 साल बच गए हैं, इसका मतलब 3rd ईयर के बाद जो आने वाले 3rd ईयर के बाद आने वाले जो 10 साल हैं उसमें हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 90,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्वेश्चन तुमसे यही कह रहा है फाइंड द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 4th ईयर एंड ऑनवर्ड, यानी कि 3rd ईयर के खत्म होने के बाद 3rd ईयर के खत्म होने के बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, यानी कि अगले 13 साल आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स तक हर साल आप 10-10 हज़ार रुपये का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 90-90 हज़ार का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इसी तरह से 4th क्वेश्चन में कहता है ए कंपनी एक्वायर्ड ए मशीन। आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए जहां आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस वगैरह ठीक तरीके से आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कंपनी एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1/4/2023 5 लाख। कह रहे हैं कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन अप टू 25-26 ऑन SLM बेसिस विद एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 50,000। पहले तो क्या कह रहे हैं कि हमने 1/4/2023 में, तो 1/4/2023 में वो कह रहे हैं हमने मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, और कह रहे हैं एंटिटी ने डेप्रिसिएशन चार्ज करा 25-26 तक। देखो मेरा पहला अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा? 31/3/2024। फिर अगला साल जो स्टार्ट होगा 1/4/2024 से स्टार्ट होगा, 31/3/2025 को खत्म होगा, यानी कि 1 साल खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गए। वो कह रहे हैं 25-26 तक हमने डेप्रिसिएशन, तो 25-26 यानी कि 31/3/2026। इसका मतलब हमने अगले 3 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करा, करेक्ट। और डेप्रिसिएशन हमने कैसे चार्ज करा? उसने कहा कि डेप्रिसिएशन हमने SLM अप्रोच पर चार्ज करा, और जो ये मशीनरी हमने खरीदी थी हमने एस्टिमेट करा था कि इसकी लाइफ 10 ईयर्स की होगी, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू होगी वो 50,000 होगी। तो पहले तो आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लेंगे अलग से, जैसे कि मैंने कराई हुआ है यहाँ पर। 5 लाख रुपए कॉस्ट है, उसमें से मैं 50,000 रुपये माइनस कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, तो हर साल डेप्रिसिएशन 45,000 का हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 25-26 तक यानी कि 3 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करा,
तो 5 लाख मेरी कॉस्ट है, देखो कॉस्ट 5 लाख है, उसमें 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 3,65,000। तो मैं ये पता लग गया कि 31/3/2026 को मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो 3,65,000 की है। ये चीज़ अब तुम्हें पता लग गई। इज इट क्लियर टू यू? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे फ्रॉम 26-27 कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैंने बताया था यहां पर तुम्हारी बुक्स में और कई बुक्स में ठीक तरीके से दिया नहीं है, लेकिन सजेस्टेड आंसर्स में ठीक दिया हुआ है। मैंने आपको AS10 के बारे में बताया था कि जब भी अब नया मेथड या कोई एंटिटी अपना डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज करेगी तो उसको हमने प्रोस्पेक्टिवली करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 26-27 में, यानी कि मेरा अगला साल स्टार्ट जो होगा, नेक्स्ट ईयर मेरा स्टार्ट होगा 1/4/2026 और ख़त्म कब होगा 31/3/2027 को। तो अब मैं जब 31/3/2027 को चार्ज करूंगा तो कहता है हमने अपना मेथड चेंज कर दिया और हमने डिसाइड करा कि हम 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 ये कहता है कि अगर आप डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज लाते हैं तो उसको प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है फ्यूचर में, यानी कि मुझे अब पास्ट में कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में मेरा डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, जो भी इसका 20% आ जाएगा जो कि 73,000 आ जाएगा। तो बस इसका मतलब 31/3/2027 को जो मेरा डेप्रिसिएशन होगा नए मेथड के हिसाब से 73,000 होगा। ये मैंने यहाँ पर करा भी होगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज इन 2026-27 जो पहले तो बुक वैल्यू मैंने बताई और उस पर 20% डेप्रिसिएशन 73,000। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 60,000 इज डेप्रिशिएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे एक कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा, पहले तो कॉस्ट तो है 60,000 की, अब वो कह रहा है कि उसकी कॉस्ट 60,000 की है, कॉस्ट 60,000 की है और उसकी जो वर्किंग लाइफ है वो 10 साल की है और उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 साल का जो डेप्रिसिएशन हो गया वो 6,000 रुपये का हो गया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अब वो कह रहा है कंपनी ने इसको 3 साल तक डेप्रिशिएट भी करा। 3 साल का डेप्रिसिएशन 18,000 हो गया। तो मेरी कॉस्ट 60,000 की है, उसमें से 3 साल का डेप्रिसिएशन 6,000 इंटू 3 18,000 में माइनस करूंगा तो 3 साल के बाद इस एसेट की वैल्यू 42,000 की है। जब मैंने इस एसेट को खरीदा था तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि लाइफ जो है 10 ईयर्स की है और 10 ईयर्स में से 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल का डेप्रिसिएशन हमने दे दिया, तो 3 साल के बाद लॉजिकली 7 ईयर्स बचने चाहिए। लेकिन वो कह रहा है द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर 3rd ईयर वाज रीअसेस्ड एट 5 ईयर्स। लेकिन 3 साल के खत्म होने के बाद अब हमें लग रहा है कि लाइफ सिर्फ 5 ईयर्स की है, यानी कि 3 साल के बाद इस एसेट की जो बुक वैल्यू 42,000 है, अब आने वाले 5 सालों में जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, यानी कि 8,400 का हो जाएगा, यानी कि 4th ईयर। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने MTP से लिया हुआ है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहता है कि P लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी 1/4/2018 को। 1/4/2018 को मैंने एक मशीनरी परचेज करी है 1/4/2018 को। मशीनरी जो थी वो 15 लाख रुपए की है, इसमें कोई डाउट किसी तरीके का नहीं है। कह रहा है कंपनी चार्ज्ड डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस ऑन 15 ईयर्स ऑफ वर्किंग लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू 3 लाख। तो कंपनी को ये लग रहा है कि इसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो तो 3 लाख की है, रेसिडुअल वैल्यू 3 लाख की है। रेसिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद इस जो आता है उसको नेट कॉस्ट या डेप्रिशिएबल अमाउंट कहा जाता है। और हमने एस्टिमेट करा कि लाइफ जो है 15 ईयर्स की है, तो इसका मतलब हमने ये एस्टिमेट करा कि 1 साल का डेप्रिशिएशन 80,000 रुपये का होगा। 1 साल का डेप्रिशिएशन 80,000 का होगा। अब कह रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ द 4th ईयर। अब देखो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में कॉस्ट, फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में कॉस्ट तो 15 लाख की है। अब उसने कहा 4th ईयर की बिगनिंग, तो इसका मतलब 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं।
तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 3, 2,40,000 हो जाएगा। तो 2,40,000 मैंने माइनस करा। माइनस करने के बाद मुझे ये पता लग गया कि 12,60,000 इसकी बुक वैल्यू है थर्ड ईयर के एंड में। अब बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कह लें, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर की बिगनिंग में कह लें। बात तो एक ही है, थर्ड ईयर का एंड या फोर्थ ईयर की बिगनिंग और फोर्थ ईयर बिगनिंग। फोर्थ ईयर की बिगनिंग में या थर्ड ईयर के एंड में बुक वैल्यू जो है 12,60,000 की है, 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। अब वो क्या कह रहे हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर हमारी कंपनी ने क्या करा, मशीनरी को रीवैल्यू करा 20% मोर ऑफ द नेट बुक वैल्यू। यानी कि फोर्थ ईयर की बिगनिंग में जो हमारी बुक वैल्यू है, एंटिटी ने इसको एस्टिमेट करा 20% से ज़्यादा पर। 20% में इसका कंप्यूट करूं तो ये 2,52,000 आ जाएगा। 2,52,000 में इसमें ऐड करूंगा तो ये 15,12,000 आ जाएगा। 15,12,000 ये एक तरीके से हमारी रिवाइज्ड बुक वैल्यू बन गई या रिवाइज्ड कॉस्ट बन गई। इसको तुम रिवाइज्ड कॉस्ट भी कह सकते हो, रिवाइज्ड बुक वैल्यू भी कह सकते हो। 15,12,000। अब वो क्या कह रहा है, ऑफ द नेट बुक वैल्यू एज ऑन दैट डेट एंड ऑल्सो री एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ऑल्सो री एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज 7 years एंड स्क्रैप वैल्यू एज नील। अब वो क्या कह रहा है कि हमने एस्टिमेट करा, पहले तो हमने एस्टिमेट करा कि स्क्रैप वैल्यू तो अब 0 होगी, तो 15,12,000, और हमने एस्टिमेट करा कि अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है केवल 7 years की है। आप ध्यान रखें कि 15 साल हमने शुरुआत में सोचा था हमारी लाइफ है, और 15 साल में से 3 साल तो गुजर चुके हैं, तो लॉजिकली रिमेनिंग लाइफ 12 साल की बचनी चाहिए। लेकिन अब हमने एस्टिमेट करा रिमेनिंग लाइफ 12 साल की नहीं है, केवल 7 साल की है। तो आने वाले 7 सालों में मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 2,16,000 का हो जाएगा नेक्स्ट 7 years में। तो 3 साल तो गुजर चुके हैं। अब इसका मतलब ये जो 2,16,000 है, ये नेक्स्ट 7 years का डेप्रिसिएशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देखो, ये 15,12,000 क्या है, फोर्थ ईयर की बिगनिंग में आपकी रिवाइज्ड कॉस्ट है। यानी कि जस्ट समझाने के लिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, फोर्थ ईयर की बिगनिंग में रीवैल्यूएशन करने के बाद, और कोई स्क्रैप वैल्यू ऑफ है नहीं, तो 15,12,000 रुपये अब ये आने वाले 7 years में आपने राइट ऑफ करने हैं। यानी कि फोर्थ ईयर के एंड में, फिर फिफ्थ ईयर के एंड में, सिक्स्थ ईयर के एंड में, ऐसे नेक्स्ट 7 years तक आप 2,16,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले तो कह रहे थे इंक्रीज इन नेट बुक वैल्यू वॉज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। देखो, ये जो इंक्रीज होती है ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। यानी कि ये जो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, इसको हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करा। ये नहीं भी लिखा होता है तो हम करते ही हैं। फिर कह रहा है डेप्रिसिएशन वो चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, वो तुम करते ही हैं। फिर कह रहा है एट द बिगनिंग ऑफ द 8th year, एट द बिगनिंग ऑफ द 8th year का क्या मतलब निकला? देखो, फोर्थ ईयर की बिगनिंग में आप हैं, फोर्थ ईयर की बिगनिंग में आप हैं, तो अब आप क्या करेंगे, फोर्थ ईयर के एंड में 2,16,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, करेक्ट, फोर्थ ईयर के एंड में। फिर फिफ्थ ईयर के एंड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिफ्थ ईयर के एंड में 2,16,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फोर्थ ईयर के एंड में आप 2,16,000 का चार्ज करेंगे, फिफ्थ ईयर के एंड में करेंगे, सिक्स्थ ईयर के एंड में करेंगे, सिक्स्थ ईयर के एंड में 2,16,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और फिर 7th ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन का चार्ज करेंगे। 3 साल गुजर चुके हैं, तो अब फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में, सिक्स्थ ईयर के एंड में, 7th ईयर के एंड में आपने डेप्रिसिएशन 2,16,000 इंटू 4 आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही करा हुआ है। देखो, 15,12,000 अब ये फोर्थ ईयर की बिगनिंग में वैल्यू है। अब मैंने बताया नेक्स्ट 4 ईयर का डेप्रिसिएशन 2,16,000 इंटू 4 होगा, तो 8,64,000 का
डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करा। 15,12,000 में से जब आप 8,64,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो इससे आपको क्या पता लग गया कि 7th ईयर के एंड में या 8th ईयर की बिगनिंग में 6,48,000 आपकी बुक वैल्यू है। अब उसने कहा कि जो 8th ईयर की बिगनिंग है, 8th ईयर की बिगनिंग में वो कह रहा है कि मशीनरी की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 2 लाख की है। अब मेरी बुक वैल्यू 8th ईयर की बिगनिंग में 6,48,000 की है, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू 4,48,000 की है। करेक्ट, सॉरी, रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 2 लाख की है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो बुक वैल्यू है और रियलाइजेबल वैल्यू 2 लाख की है। मैंने आपको बताया हुआ है और अभी हमने क्वेश्चन भी करा था कि बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू, बिकॉज रियलाइजेबल वैल्यू 2 लाख है तो बैलेंस शीट में अब ये ऐसे 2 लाख पर नजर आएगा। 6,48,000 की चीज अगर 2 लाख पर नजर आएगी तो आपका लॉस कितने का हो गया? 4,48,000 का हो गया। अब ये क्वेश्चन टफ क्यों है? अभी तक तो आपको नॉर्मली लग रहा है। टफ क्या, थोड़ा सा टेस्टिंग क्वेश्चन है इस केस में, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द 8th ईयर विद रेफरेंस टू AST। अब वो कह रहा है कि 8th ईयर की बिगिनिंग में हम जो ये लॉस है ऑफ कोर्स कितना चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि बिकॉज हमारी बुक वैल्यू 6,48,000 की और रियलाइजेबल वैल्यू 2 लाख की है तो लॉस 4,48,000 का हो गया, तो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना चाहिए। कई बच्चे ये आंसर लिख सकते हैं। देखो, लॉस तो 4,48,000 का है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, लेकिन ये जो लॉस है अब की बार तुम पहले रीवैल्यूएशन, मैंने ये अपनी रेगुलर क्लासेस में भी बताया, अगर आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है तो लॉस पहले आप रीवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट चार्ज करेंगे। यानी कि 4,48,000 का जो लॉस है उसमें से 2,52,000 का लॉस रीवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व में जो 20% इंक्रीज हुआ था उसकी वजह से 2,52,000 का बैलेंस है, और जो बचा हुआ है वही आप P&L अकाउंट में ले जाएंगे। तो 1,96,000 जो बचा हुआ लॉस है वो P&L में ले जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली कितना लॉस P&L में ले जाएंगे ये आपको पता करना था। एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये अभी MTP से मैंने लिया है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहले तो उसने बताया 1,50,000 जो है 1/4/2026 को आपने मशीनरी खरीदी और रेसिडुअल वैल्यू 10% ऑफ कॉस्ट है, तो 10% ऑफ कॉस्ट 15,000 की हो गई, और आपने लाइफ एस्टिमेट करी 6 ईयर की, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 22,500 का हो गया। अब वो कह रहा है इन द बिगनिंग ऑफ द 4th ईयर, पहले तो बताओ कितने साल कंप्लीट हो गए? 3 साल कंप्लीट हो गए ना, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन 22,500 इंटू 3 67,500 हो गया। अब ध्यान ये रखना, जो आपकी कॉस्ट थी, अब यहाँ पर जैसे ये रिटर्न डाउन वैल्यू मुझे देखनी है तो ये गलती से 135 लिखा है, ये 135 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 1,50,000। कॉस्ट में से टोटल 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर करके जो फिगर आएगी वो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। तो 1,50,000 आपकी कॉस्ट है और 3 साल का डेप्रिसिएशन 67,500 है। ये कितना आ रहा है जरा मैं अमाउंट चेक कर लूँ। 500 तो ये आ गया जी, 2,500 ये आ गया, 82,500। अच्छा, ये अमाउंट तो ठीक लिखा है, ये 1,50,000 माइनस 67,500। टोटल कॉस्ट में से 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर करके मुझे ये पता लग गया कि 3 साल के एंड में 82,500 बुक वैल्यू है। अब उसने बताया कि 3 साल के बाद कंपनी रीअसेस द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज 4 ईयर्स। अब पता लगा कि रिमेनिंग लाइफ जो है वो 4 साल की, करेक्ट, और एस्टिमेटेड वैल्यू 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है। तो 82,500 में से अब आप क्या करेंगे, रेसिडुअल वैल्यू जो है ओरिजिनल कॉस्ट 1,50,000 का 5% माइनस करेंगे। तो इसका मतलब जो आपकी रिवाइज्ड कॉस्ट हो जाएगी 82,500 में से ये माइनस करने के बाद रिवाइज्ड बुक वैल्यू 75,000 की होगी। अब इसको नेक्स्ट 4 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, तो आने वाले सालों में हर साल 18,750 का डेप्रिसिएशन आप राइट ऑफ करेंगे। तो आपने देखा डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन आपको लेजर अकाउंट पर बेस्ड नहीं आ रहे हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड आ रहे हैं। और AS 10 में से 99.99% जो क्वेश्चन आए हैं वो बेसिकली डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आए हैं, सिर्फ
दो पेपर ऐसे थे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, एक में आया था प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट को डिटरमिन करने का, वो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के में जब लूंगा तो तब करूंगा, और बाकी आपके डेप्रिशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के बाद। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।